अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है हम उसमें देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। रिकॉर्डिंग से मुराद ये है कि जर्नल एंट्री किस तरह से पास करते हैं। अगर हमारे पास दो डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, एक कॉस्ट मॉडल होता है और एक रीवैल्यूएशन मॉडल होता है। दोनों मेथड में अलग अलग तरीके से इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग होती है अकॉर्डिंग टू IS 36। तो जो हमारा कॉस्ट मॉडल होता है उसको नॉन रीवैल्यूड एसेट भी कहते हैं। तो कॉस्ट मॉडल के तहत जो हमारे एसेट दिए जाते हैं, यानी कि ये वो एसेट्स होते हैं जो कभी भी रीवैल्यूएशन प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए होते, या यूं कह लें कि जो एसेट की कॉस्ट होती है या इनिशियल कॉस्ट होती है वो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। और अगर आप इसको कंपेयर करें रीवैल्यूड एसेट से, तो जो रीवैल्यूड एसेट होते हैं वो रीवैल्यूएशन प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं, और उसकी जो कॉस्ट होती है या उसकी जो कैरिंग अमाउंट होती है वो एडजस्ट हुई हुई होती है अपवर्ड या डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू द फेयर मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के एसेट होंगे, नॉन वैल्यूड एसेट या कॉस्ट मॉडल के तहत जो एसेट्स आ रहे होते हैं, और वैल्यूड रीवैल्यूड एसेट यानी कि जो आपके रीवैल्यूएशन मॉडल के तहत एसेट्स दिए हुए होते हैं। So an impairment loss on a non-revalued asset is recognized in P&L account. तो अगर हम देखेंगे, अब हम रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ये जर्नल एंट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करते हैं एक नॉन रीवैल्यूड एसेट का, तो उसका जो आप लॉस है वो आप कहाँ रिकग्नाइज करेंगे या कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? P&L अकाउंट में, प्रोसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जबकि अगर हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट लॉस ऑन अ रीवैल्यूड एसेट, यानी अगर एक रीवैल्यूड एसेट है, अगर पिछले साल या पहले उसकी रीवैल्यूएशन हो चुकी है, फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन नहीं हो रही, उसकी पहले हो चुकी है, तो फिर हम उसका जो लॉस है वो रिकॉग्नाइज किस में करते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, OCI में हम उसको करते हैं, एडजस्ट करते हैं। To the extent that the impairment loss does not exceeds the amount in the revaluation surplus of the same asset। यानी हम देखते हैं कि जो ऐसा भी तो हो सकता है रिवैल्यूएशन के बाद उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पहले से मौजूद हो, तो पहले हम उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्ट करते हैं। यानी कि ऐसे नहीं है कि एक एसेट का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी रिकॉर्डेड होता है और उसका इम्पेयरमेंट लॉस भी रिकॉर्ड होता है। अगर आने वाले साल में किसी में, अगर उसका करंट ईयर में अगर उसका इम्पेयरमेंट लॉस हो जाता है, तो सबसे पहले हम उसको इम्पेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करते हैं उसके रीवैल्यूएशन सरप्लस के अगेंस्ट, और फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। Such an impairment loss on revalued asset reduces the revaluation surplus of that asset। यानी अगर प्रीवियस किसी ईयर में सपोज उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है 20, और करंट ईयर में इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है 30, तो फिर हम पहले उस 20 को एडजस्ट करेंगे और उसके बाद हम उसका इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज होती हैं। अगर हम रीवैल्यूएशन नॉन रीवैल्यूड एसेट है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको हम किस में एडजस्ट कर देते हैं? P&L अकाउंट में, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट हो जाता है। जबकि जो रीवैल्यूड एसेट है उसको हम क्या करते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस जो कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम डेबिट करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस जो कि हम P&L अकाउंट में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कि जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है वो कितना आता है? टू द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। यानी जो पिछला रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है, पहले हम उसको रिवर्स करते हैं या उसको हम एडजस्ट कर देते हैं इम्पेयरमेंट लॉस में, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और दूसरी बार हम उसको जो रिमेनिंग होता है, एक्सेस होता है, उसको फिर हम P&L अकाउंट में ले जाते हैं। तो इनकी हम एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल के बाद हमें रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगी कि इनकी रिकॉर्डिंग या इसकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम मौजूद है, और इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं इसमें लिखा हुआ क्या क्या लिखा हुआ है। इसका पहले हम सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। द एसेट एज हैज कॉस्ट ऑफ, यानी एसेट की कॉस्ट आपको 5 लाख दे दी गई है।
एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन आपको 2 लाख दिया हुआ है, तो कॉस्ट में से अगर आप एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माइनस करें तो एसेट की कैरिंग अमाउंट पता चल जाती है। रिकवरेबल अमाउंट आपको दी हुई है 2,80,000, और रिक्वायरमेंट क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करना है टू रिकॉर्ड द इम्पेयरमेंट लॉस। और आपने क्या चीज रिकॉर्ड करनी है, आपने इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री पास करने से पहले सबसे पहले तो हम इम्पेयरमेंट लॉस पता करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे कहीं पे भी पहले से वो एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट नहीं आ रही, हमें नहीं पता कि वो एसेट रीवैल्यूड हुआ है। कैरिंग अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, कैरिंग अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। तो कैरिंग अमाउंट कैसे आ जाएगी, कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है 5 लाख, माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन 2 लाख। तो 5 लाख में से अगर आप 2 लाख माइनस करें तो कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 3 लाख। तो 3 लाख एसेट की कैरिंग अमाउंट आ रही है। एसेट की जो रिकवरेबल अमाउंट आ रही है वो गिवन है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको 2,80,000 गिवन है, दिस वन। और जो इम्पेयरमेंट लॉस है, इम्पेयरमेंट लॉस हम कब कैलकुलेट करते हैं, इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड इट्स रिकवरेबल अमाउंट। तो आप देख लें कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो कैरिंग अमाउंट एक्सीड हो रही है। अब कितने से एक्सीड हो रही है, तो ये हम माइनस करके देख लेते हैं, 280। तो 3 लाख में से 280 माइनस करें तो हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा, 20,000 हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है। इसकी हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे, और हमारे पास दो कॉलम होते हैं, डेबिट के और क्रेडिट के। तो इसमें डेट तो कोई मौजूद नहीं है। डेबिट हम क्या करेंगे, अभी हमने देखा कि हम इसको जो नॉन रीवैल्यूड आइटम होता है या जो कॉस्ट मॉडल होता है उस पे हम उसका जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो पीएनएल अकाउंट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम इम्पेयरमेंट लॉस और पीएन एल अकाउंट में हम उसको ले जाएंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्योंकि लॉस है इस वजह से वो डेबिट हो रहा है, और कितना लॉस है हमारा, वो है 20,000। और क्या चीज, ये हमारा हो गया इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है। और क्रेडिट क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हमारा क्रेडिट हो गया 20,000 से। तो हमने ये सिंपल एंट्री पास की, एंट्री क्या पास की, हमने कैलकुलेट किया। हमें ये पता चल गया क्योंकि हमारे पास कोई सरप्लस नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये एसेट पहले री वैल्यू नहीं हुआ है, तो ये कॉस्ट मॉडल है। इसलिए हमने इसकी जो एंट्री है, ये इम्पेयरमेंट लॉस है, वो पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट की। तो ये एग्जाम्पल थी जिसमें हमने इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग करना सीखा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, हम इसमें भी देखते हैं कि इम्पेयरमेंट लॉस की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। इसमें जो हमारे पास डेटा है, द कॉस्ट आपको एसेट की ये दी हुई है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिया हुआ है, रिकवरेबल अमाउंट भी दी हुई है। ये बिल्कुल अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की उसी तरह है। लेकिन अब नई चीज क्या आ रही है कि द एसेट हैज balance of 7,000 in the revaluation surplus arising from the previous revaluation। यानी इस एसेट की पहले से रिवैल्यूएशन हो चुकी है। तो जब आप इसका इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे तो इस इम्पेयरमेंट लॉस को सबसे पहले आप एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट रीवैल्यूएशन सरप्लस। किस तरह से हम एडजस्ट करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले बिल्कुल वही तरीका है हमारा कि सबसे पहले हम एसेट की जो है वो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे।
और एसेट की कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट में से हम माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट। तो अब हमारे पास जो कॉस्ट आ रही है वो 5 लाख है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है 2 लाख। तो उसकी जो कैरिंग 5 में से 2 माइनस करें तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट आ रही है वो 3 लाख आ रही है। रिक रिकवरेबल अमाउंट गिवन है और रिकवरेबल अमाउंट कितनी गिवन है? 2,80,000 हमें दी हुई है। इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चल जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे पता चलेगा? इफ कैरिंग अमाउंट एक्सीड। तो आप देखिए कैरिंग अमाउंट ज्यादा है 3 लाख एंड 280। तो 3 लाख में से माइनस कर दें 280 तो हमारे पास जो इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 20,000। ठीक है। अब ये जो 20,000 इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है इसमें से हम इसकी दो डिवीजन करेंगे। एक हम 20,000 जो है सबसे पहले हमारा जो रीवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है हम उसको एडजस्ट करेंगे या उसको हम रिवर्स करेंगे। इसको हम आप कह सकते हैं कि रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस जो आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? ये देखें ये 7 है। तो ये 7,000 हम 20 में से माइनस कर देंगे। यानी सबसे पहले हम रिवर्सल ऑफ सरप्लस हम कैसे करेंगे कि 20 रिवर्सल ऑफ सरप्लस हम कर देंगे 7,000। तो इम्पेयरमेंट जो हमारी इम्पेयरमेंट लॉस जो हमारा एडजस्टेड आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा? 20,000 में से अगर आप पहले 7,000 रिवर्स कर दें तो 13,000 से असल में जो हम इम्पेयर होगा इम्पेयरमेंट 20,000। तो 7,000 हम पहले रिवर्सल को सरप्लस को हम रिवर्स कर देंगे और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो हम पीएनएल अकाउंट में ले जाएंगे। यानी अगर हम इसकी एंट्री पास करें तो हम किस तरह से पास करेंगे? वी हैव अ डेट कॉलम, देन अकाउंट्स टाइटल, देन वी हैव डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम। तो अब इसकी एंट्री किस तरह से होगी? सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? रिवर्सल ऑफ सरप्लस कर रहे हैं। तो उसको हम इम्पेयरमेंट लॉस लिखेंगे और ये वाला इम्पेयरमेंट लॉस जो कि आप रिवर्स कर रहे हैं सरप्लस को उसको हम लिखते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट में लेके जा रहे हैं। और वो कितना है? वो आपके पास है 7,000। उसके बाद फिर आप दोबारा से इम्पेयरमेंट लॉस रिकग्नाइज करेंगे और वो लॉस कहाँ रिकग्नाइज करेंगे? पीएनएल एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना? रिमेनिंग 13,000। सो एक्चुअली तो आपको इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ है? इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है आपको 20,000। तो एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस वो हमारा कितना हो गया है? वो 20 ही है। जो 20 ही है ये हमारी एंट्री होगी। इसमें हमने क्या किया कि ये हमारा क्योंकि रीवैल्यूएशन मॉडल था और हमारा पहले से सरप्लस मौजूद आ रहा था तो सरप्लस को हम क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे। तो सरप्लस को हमने डेबिट कर दिया, खत्म कर दिया या एडजस्ट कर दिया अगेंस्ट इम्पेयरमेंट लॉस। और टोटल इम्पेयरमेंट लॉस के बाद जो हमारी सरप्लस एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी अमाउंट आई 13,000 उससे हमने पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस हमने टोटल 20,000 से क्रेडिट कर दिया। So that's it from this lecture. Take care, class.